जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल हमने मनी बैंकिंग का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, यानी मनी बैंकिंग के चैप्टर कल स्टार्ट किया था। तो हमने कल डिस्कस किया था कुछ टॉपिक्स जो हम आज एक बार अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कल पहला टॉपिक था हमारा बार्टर सिस्टम को लेके। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है हमारा, कि जब हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास करेंसी नहीं थी किसी प्रकार की, हम क्या करते थे, किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ ले लिया करते थे और कोई चीज़ दे दिया करते थे। ठीक है ना, क्योंकि उस समय कोई पैसे की तो थी नहीं। तो मुझे अगर आटा चाहिए तो मैंने दाल दे दी, दाल चाहिए तो चावल दे दिए। इस तरह किसी किसी चीज़ के बदले में कोई कोई चीज़ ले ली और दे दी। तो ये हो गया, जिसको एडम स्मिथ ने बाद में कहा था कि अगर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का फाउंडेशन मजबूत करना है और जल्दी करना है एक्सचेंज को, तो हमें करेंसी की जरूरत पड़ेगी। फिर प्रॉब्लम क्या आती है बार्टर सिस्टम के अंदर, हमारी डबल कौन बॉन्ड हो रहा, मतलब सामने वाले इंसान को वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, इस बात की गारंटी नहीं हो पाती थी। स्टोरेज एंड डीके की प्रॉब्लम होती थी कि सामान रखेंगे कहाँ, खराब ना हो जाए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मेजरमेंट की दिक्कत आती थी कि ये सामान ले लिया, बस एक्यूरेटली किस बिहाफ पे मेजर करें। अब 1 किलो चावल को 1 लीटर दूध का कैसे मेजर करें, ये सब दिक्कत आती थी। इसके अलावा पेमेंट्स में देने लेने में दिक्कत आती थी। ये सब दिक्कत हमारी क्या थी, बार्टर एक्सचेंज को लेके थी। उसके हमने क्या कल डिस्कस किया था कि हमारी करेंसीज कैसे बनी, कौन कौन सी करेंसीज हमारे पास होती हैं। ठीक है, पहले गोल्ड सिल्वर को हमने करेंसी क्यों चुना, क्योंकि उन पर जंग नहीं लगती थी जल्दी जल्दी, उनकी वैल्यू अच्छी होती थी मेटल वैल्यू को लेके। फिर हमने बात करी थी कि फेट करेंसीज क्या है हमारी, चेक, डीडी। उसके बाद हमारी जो करेंसीज बन गई एक्चुअली लीगल टेंडर मनी बन गई हमारी, उन सबको लेके हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट लीगल टेंडर मनी इशू करती है। ठीक है, जैसे 2016 में नोटबंदी हुई तो हमें पता लगा कि जैसे 500 1000 के नोट, मोदी जी ने बोला आज से ये लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि ये पैसा अब कागज बन गया सिर्फ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मनी को लीगल टेंडर इशू कर देती है तो वो चीज़ पैसे बन जाती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सिंपल दिखने वाला प्लेन पेपर जिसपे गांधी की फोटो छपी है, अगर वो लीगल टेंडर है तो लीगल टेंडर है। अगर उन्होंने कहा कि 1000 का नोट, 500 का नोट जिसपे कुछ नहीं लिखा भी हुआ है कुछ भी, अगर उन्होंने कहा लीगल टेंडर नहीं है तो मतलब ये पैसा नहीं है, सिर्फ कागज है। इस तरह से इसके बाद कॉइन्स की हिस्ट्री क्या थी कि हमारे यहाँ पहले कॉइन्स कैसे बने, राजा महाराजा के टाइम के कॉइन्स थे, फिर मिडिल टाइम से कॉइन्स हो गए, फिर एंशियंट मॉडर्न टाइम पे कॉइन्स इशू होने लग गए, फिर हमने कॉइन्स एक्ट बना लिया, फिर हमने कितने सर्कुलेशन में कितने कॉइन्स होने चाहिए, फिर हमने देखा कि इंडिया में कॉइन्स कहाँ कहाँ प्रिंट होते हैं। फिर हमने देखा कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये देश के 4 शहर हैं जहाँ पे कॉइन्स प्रिंट होते हैं। इन सबको लेके फिर हमने बात करी थी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है कि कॉइन्स प्रिंट हुए हैं या कॉइन्स कब प्रिंट होंगे, इन सब चीज़ों को लेके कि जैसे सर्कुलेशन में कॉइन है वगैरह वगैरह, इन सब लेकर चीज़ों को देख के। इसके अलावा हमने कल बात की थी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स को लेके। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के हमारे बैंक्स के हैं, पहले साहूकार थे, जमींदार थे जो पैसा ले लिया करते थे, दे दिया करते थे। अब क्या हो गया, हमारे बैंक्स हो गए, अदर फाइनेंशियल कंपनीज हो गई जो अवेलेबल है। ठीक है ना, इस चीज़ को लेके ध्यान रखने वाली बात है। उसके अलावा हम लोग देखें तो हमारा जो हो गया एफडी, आरडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये सब चीज़ आपको पता है, बस आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा नोट्स को अच्छे से ताकि आपको ध्यान में रहे। इसका हमने नेट डिमांड टाइम लेवलिटी बात करी थी कि वो पैसा जो शाम को हमारे गले में अवेलेबल है, या वो पैसा हमारे जो शाम को हमने दुकान बंद करी, जो जितना पैसा हमारे जेब में कैश इन हैंड अवेलेबल है, कैश इन हैंड, गोल्ड, अदर कोई चीज़ हमारी हाथों में चीज़ें, मतलब कि हाँ ये पैसा हमारे हाथ में अवेलेबल है। हाँ, बस ये नहीं कि 100 करोड़ हमारा पड़ा था और शाम को 20 करोड़ ही पड़ा है, तो जो 20 करोड़ हमारा नेट डिमांड टाइम, मतलब अभी हमने डिमांड की तो वो पैसा हमारे पास जो अवेलेबल हाथों हाथ, तो हमारी नेट डिमांड टाइम लेवलिटी। तो ये सारा पैसा वो हो गया। हमने देखा कि फाइनेंशियल डेट, नॉन फाइनेंशियल डेट क्या होते हैं। ठीक है ना, फाइनेंशियल डेट नॉन जो हमारे किस कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर डील करते हैं, नॉन फाइनेंशियल डेट जो हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए होते हैं। हमने बात करी प्राइम और सब प्राइम लोन क्या होते हैं, कि वो लोन जो, जैसे प्राइम लोन हो गया जिसमें हमने किसी के लिए कोई चीज़ गिरवी रखवाई है भाई लोन देने से पहले, जैसे आजकल बैंक्स करते हैं। सब प्राइम लोन क्या हो गया, हमारा कोई इसमें कोलेटरल होता ही नहीं, कुछ गिरवी रखी ही नहीं होती। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स की हमने बात करी थी कि प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ह्यूंडीज, इन सबको लेके, कि प्रोमिसरी नोट के जो 2 पार्टीज के बीच में इशू होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो 3 पार्टी के बीच में इशू होते हैं, उनका बेनिफिट क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। ठीक है ना, कि अगर पैसा जल्दी चाहिए तो हमें पैसा जल्दी मिल जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज़ करके। फिर हमारे बॉन्ड कितने तरह के हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है ना, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इन सब चीज़ों को लेके। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड हमें पता है
कि अगर पैसा बाजार में महंगाई बढ़ेगी तो हमारे बॉन्ड के साथ हमारे बॉन्ड तो है ही है, उस पर ब्याज भी है और इन्फ्लेशन का जो बढ़ेगा पैसा वो भी मिलेगा। ठीक है ना। कि अगर 1 लाख का बॉन्ड था, 5% का इंटरेस्ट था, 5 साल के लिए था, तो 5% इन्फ्लेशन बढ़ गई बाजार में, तुम्हें वो 5% भी मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड इस चीज़ को लेके। इसके अलावा हम लोग इंडेक्स बॉन्ड्स कि हमारे जो इंडेक्स रेट चलते हैं जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, अलग अलग, उसके हिसाब से जो बॉन्ड हमने लिए हैं, अगर उसका रेट कम ज़्यादा हो रहा है तो वो हमारे इंडेक्स बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, जो हम रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड है, जो हमने पैसा रुपयों में लिया है लेकिन फॉरेन की मार्केट से, फॉरेन एक्सचेंजेस से, तो हमारे मसाला बॉन्ड्स के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिक्स कूपन रेट, मतलब ऐसे बॉन्ड्स जिनके ऊपर कूपन रेट फिक्स होता है, जिसको पता है कि यार ये पैसा इतना ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा पूरे 5 साल के अंदर, चाहे बाजार डूब जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, पर हमें हमारा पैसा मिलेगा मिलेगा। ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि कल का हमारा वीडियो जो था वो मनी एंड बैंकिंग को लेकर था, पर मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर बहुत बड़ा है तो वो एक बार में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम लोग उसका आज सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट को लेके। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या क्या होता है। मनी मार्केट में क्या होता है कि इसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग डील करते हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म होते हैं। उसमें हम लोग लॉन्ग टर्म में कोई भी डील नहीं करते। जिन इंस्ट्रूमेंट्स का या जिन पेपर्स की वैल्यू मिनिमम 1 ईयर की और लेस देन 1 ईयर की होती है, उस हम लोग क्या क्या बोलते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। इसके अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें क्या क्या आता है, प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, ये सब किस में आएंगे, मनी मार्केट के अंदर। ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की क्या है, तो वो है कैपिटल मार्केट, जिसमें हमारा क्या क्या आता है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब हमारे किसमें आया, कैपिटल मार्केट के अंदर। कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि हमारी जो भी चीज़ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वह लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मतलब मिनिमम 1 ईयर टू मैक्सिमम अप टू 5 ईयर्स और अनलिमिटेड ईयर, जब तक हम लोग उसको विड्रॉ नहीं करते अपनी इन्वेस्टमेंट को। इसके बाद क्या होता है कि मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, कमर्शियल बैंक्स, कंपनीज, चिट फंड्स, बड़ी बड़ी जो होती हैं फाइनेंशियल बैंक्स, वो इसमें डील करते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि हमारे म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब लोग डील करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो मनी मार्केट क्या होता है, हमारा एक फॉर्मल वे होता है और इनफॉर्मल वे होता है, इसमें हम लोग जब डील करते हैं। लेकिन कैपिटल मार्केट क्या होती है, हमारी फॉर्मल होती है। मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, जबकि कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है पैसों को लेके। इसके बाद हम लोग देखें, अगर मनी मार्केट की हम लोग बात करें तो इसमें मेच्योरिटी टाइम कम होता है 1 साल का, क्योंकि 1 साल से कम का मेच्योरिटी टाइम रखा जाता है, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट भी लो होती है। अगर कैपिटल मार्केट में देखें तो हमारा मेच्योरिटी टाइम ज़्यादा होता है, तो उसमें रिस्क की कैपेसिटी भी हमारी थोड़ी हाई होती है कंपैरेटिवली। अगर हम लोग देखें शॉर्ट टर्म बिजनेस नीड के, हमें पैसा चाहिए, फुलफिल करनी है शॉर्ट टर्म बिजनेस नीड, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, मनी मार्केट से इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे। अगर हम लोग कैपिटल मार्केट से इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, यानी हमें बिजनेस के लिए हमें लॉन्ग टर्म नीड्स की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म बिजनेस नीड्स की ज़रूरत है, तो हम लोग कैपिटल मार्केट डील करेंगे। इसके बाद हम लोग देखें कि मनी मार्केट में जो रिटर्न्स होते हैं हमारे, वो यूजुअली कम होते हैं, जो पैसा हमें मिलता है वो कम ही मिलता है, मतलब जो इंटरेस्ट रेट होते हैं। अगर कैपिटल मार्केट में देखें तो हमारे जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं एज कम्पेयर टू मनी मार्केट। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखें तो और थोड़ा सा मैंने डिफरेंस लिखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मनी मार्केट आर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट while capital market are long term financial asset. In money market, maturity period of instruments are less than 1 year. In capital market, it is more than 1 year. In money market, there are limited players. In capital market, there are unlimited players. ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो मनी मार्केट आर regulated by RBI, while capital market are also regulated by SEBI, Security Exchange Board of India. Money is invested in and borrowed by big entities in and individuals in money market. Money invested by any individual shares are part of capital market. जो छोटे छोटे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, तो हमारे किस में आया, कैपिटल मार्केट के अंडर में।
ठीक है, इसके हमने लिखा नोट शेयर्स हैव नो मैच्योरिटी डेट देयरफॉर आर पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। शेयर्स की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, इसलिए। इसके हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट्स क्या है मनी मार्केट के। व्हेन बैंक नीड्स मनी फ्रॉम आरबीआई दे इशू बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, ठीक है, मार्जिन साइड फैसिलिटी। व्हेन वन बैंक नीड मनी फ्रॉम अदर बैंक they need call money, notice money, term money. In certificate of deposit, bank borrows from big corporates and industrialists. In commercial paper, corporates borrow from other large corporates. When government of India borrow funds, ways and mean in advance, treasury bills and cash management bills. अगर हम उसको देखें तो मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली डील करते हैं वो क्या क्या होते हैं हमारे, रेपो रेट, बैंक रेट और इसके ऊपर। जैसे अगर एक बैंक को पैसा चाहिए आरबीआई से तो क्या क्या करेगी, रेपो रेट पे ले लेगी, बैंक रेट एमएसएफ पे ले लेगी। अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा चाहिए तो किस पे लेगी, कॉल मनी पे, नोटिस मनी पे, टर्म मनी पे। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू से पैसा चाहिए तो पैसा कैसे लेंगे, बैंक बोरोज फ्रॉम बिग कॉर्पोरेट्स, मतलब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होंगे उनसे पैसा ले लेगी। कमर्शियल पेपर में क्या है कि छोटे कॉर्पोरेट्स और बड़े कॉर्पोरेट्स पैसा उठाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो फंड्स वेज एंड मींस एडवांस, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड बोरो करती है तो वो किसके थ्रू लेगी पैसा, वेज एंड मींस एडवांस के, ट्रेजरी बिल्स के थ्रू और कैश मैनेजमेंट बिल्स के थ्रू। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सिक्योरिटीज क्या मनी मार्केट के अंदर। सिक्योरिटीज हमारी होगी इन मनी मार्केट, सिक्योरिटीज कैन बी इशूड बाय गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज। मनी मार्केट में अंदर जो सिक्योरिटीज होती है वो हमारी गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनी इशू करती है। इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं, ट्रेजरी बिल्स। अब हमने ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, सिर्फ इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, डिस्काउंट पे इशू होते हैं। कितने दिन के लिए होते हैं, 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 64 डेज के लिए बेसिकली, इससे ज़्यादा लंबे समय के इशू नहीं होते। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, हमारे जीरो कूपन बॉन्ड भी होते हैं क्योंकि इशूड है, डिस्काउंट होते हैं। इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू होते हैं हमारे। इशूड व्हेन गवर्नमेंट वांट्स मोर देन अपार्ट फ्रॉम आरबीआई, इशू कब होते हैं जब गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा चाहिए आरबीआई के थोड़ा सा आगे बढ़ के, मतलब कि आरबीआई ने इतना पैसा दे दिया है फिर भी सरकार को और पैसा चाहिए तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। इसके अलावा हमारे कैश मैनेजमेंट बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट फॉर लेस देन 91 डेज, मतलब 91 डेज से भी अगर हमें कम उसमें पैसा चाहिए तो हम क्या करें, कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू करेंगे। इसे भी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, सीएमडी भी डिस्काउंट पे इशू होते हैं, ठीक है। इशूड टू मीट टेम्परेरी कैश फ्लो मिसमैचेस ऑफ द गवर्नमेंट, टेम्परेरी कैश का अगर मिसमैच हो रहा है तो उसको पूरा करने के लिए ये बिल्स इशू किए जाते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स। अगर बिफोर 1997 देयर वर 14 डेज एड हॉक ट्रेजरी बिल वर आल्सो इशूड बट नाउ दे हैव बीन डिसकंटिन्यूड, मतलब 1997 से पहले सिर्फ 14 दिन के लिए एड हॉक ट्रेजरी बिल्स भी इशू किए जाते थे, सिर्फ कैश मैनेजमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी जो थोड़ा मिसमैच हो गई हमारा उसको पूरा करने के लिए ये सब इशू किए जाते थे। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसके अलावा कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी होते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर क्या, इफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज इशूड बाय अ कंपनी कॉल्ड एज कमर्शियल पेपर, अगर कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कोई कंपनी इशू कर दे तो उसे क्या बोलेंगे, कमर्शियल पेपर। जनरली क्या होता है, ये भी डिस्काउंट पे ही इशू होते हैं, बट अ कंपनी शुड हैव गुड क्रेडिट रेटिंग। इसके लिए क्या है कि कंपनी जो क्रेडिट रेटिंग है गुड होनी चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए। एज दिस कमर्शियल पेपर आर नॉन सेक्युलर या सिक्योर्ड, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये क्या होता है कि थोड़े से कम सिक्योर्ड होते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मेच्योरिटी टाइम क्या है 7 दिन से एक साल का। इसके अंदर भी क्या है कि 5 लाख से मतलब मिनिमम 5 लाख के कमर्शियल पेपर इशू करने हैं, पर 5 लाख के मल्टीपल में भी इशू होते हैं, मतलब 5 लाख इशू कर दिए उसके बाद आगे जितने भी इशू होंगे वो 5-5 लाख के उसमें होंगे भी हाफ पे, कि 5 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे करके। इसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इससे कौन इशू करता है, बैंक। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो बैंक की नीड को पूरा करने के लिए होते हैं। इसके लिए क्या है, इशू टाइम क्या है, लेस देन 1 ईयर, बट सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इट इवन अप टू 3 ईयर। वैसे तो ये 1 साल से कम के लिए होते हैं, पर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे 3 साल के लिए भी इशू कर देते हैं। फिर इसमें क्या है, ये भी डिस्काउंट पे इशू होते हैं, लेकिन इसमें हमने एक चीज ध्यान रखिए कि लोन अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज नॉट परमिटेड, कि आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बिहाफ पे लोन नहीं ले सकते, कि आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लिया अब उसके बिहाफ पे लोन ले रहे हैं किसी और जगह से, तो ये नहीं हो सकता है।
इसका हम लोग देखें तो सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट क्या है हमारी। सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट हमारे बेसिकली बॉन्ड्स ही आते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, ये हमारे लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसका मिनिमम पीरियड 5 हो सकता है और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक हो सकते हैं। तो इसका हम लोग देखें तो इसके अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, डेटा सिक्योरिटी इशू कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डेवलपमेंट लोन इशू कर देती है, कंपनीज डिबेंचर इशू कर देती हैं। ये सब क्या अपनी फेस वैल्यू पे इशू होते हैं और इन सबके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। और इंटरेस्ट भी कैसे मिलता है, 3 अलग तरह से। ठीक है, अब हर कंपनी अपना अपना हिसाब है तो हर कंपनी के हिसाब से इंटरेस्ट में अलग तरीके से मिल सकता है। जैसे फिक्स कूपन रेट पे हो सकता है जिसमें इंटरेस्ट रेट मेरा फिक्स रहता है। फ्लोटिंग कूपन रेट के हिसाब से भी हो सकता है कि अगर इंटरेस्ट के हिसाब मतलब मार्केट रेट अगर बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मार्केट डूब गई तो इंटरेस्ट रेट भी गिर गया। इस तरह से इन्फ्लेशन इंडेक्स कूपन रेट या बॉन्ड क्या हो सकता है कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए ही हमने किया था और ये चालू कब हुए थे, इन्फ्लेशन इंडेक्स कूपन रेट बॉन्ड 2013 के अंदर। तो सभी जगह आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड क्या होती है, इसका मतलब है कि एक उस इंसान का जिसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बेसिकली ध्यान देना हो। रेफर्स टू आउटकम वन गेट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है तो अब इन्वेस्टमेंट तो कर दी, बॉन्ड्स खरीद लिए पर उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया गिर गया, तो उन सबको जो ध्यान रख के हम लोग देते हैं कि अब किसमें बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो क्या था बॉन्ड यील्ड को देख के। बॉन्ड यील्ड क्या था, बॉन्ड यील्ड इनटू 1/, बॉन्ड प्राइस। Whenever any financial instrument is issued for the first time, it is sold in the primary market. Once already sold instruments are resold and purchased, we call it secondary market. अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहली बार सोल्ड हो रहा है तो हम उससे क्या बोलेंगे कि वो प्राइमरी मार्केट सोल्ड होगा, लेकिन अगर वो दूसरी बार खरीदा या बेचा जा रहा है तो वो कहाँ पे होगा, सेकेंडरी मार्केट में। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग जहाँ तक देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड क्या है कि एक इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया है उससे उसका रिटर्न कैसे मिलेगा, उसका फॉर्मूला क्या है। मतलब अगर मैंने सोचा कि यार गोल्ड बॉन्ड ले लेते हैं 5 साल के लिए, मैंने हिसाब लगाया गोल्ड बॉन्ड तो ले लिया, गोल्ड का रेट कितना बढ़ेगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मतलब अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो फायदा कितना होगा, 5% का, 7% का, 10% का। तो वो सारी कैलकुलेशन का जो हिसाब लगाते हैं उसमें क्या होता है बॉन्ड यील्ड, मतलब रिटर्न क्या है बेसिकली उसके ऊपर, तो हम लोग उसको बोलेंगे बॉन्ड यील्ड। अगर बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो रही है तो यानी हमारा बॉन्ड प्राइस की वैल्यू बढ़ रही है। अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो रही है तो हमारी बॉन्ड की वैल्यू, बॉन्ड की जो वैल्यू है, बॉन्ड प्राइस वैल्यू वो डिक्रीज हो रही है। इसमें भी क्या होता है कि अगर सेंट्रल बैंक को पता लग जाए कि उन्होंने जो बॉन्ड इशू किए थे अब उनकी वैल्यू मतलब बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, तो वो क्या क्या करते हैं, उन्हीं बॉन्ड को दोबारा खरीद लेंगे और फिर से इशू कर देंगे एज न्यू बॉन्ड के तौर पर मार्केट के अंदर, इस तरह से। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका मैटर ऑफ कंसर्न के वरी फॉर द इशू ऑफ द बॉन्ड इफ नीडेड इशूअर कैन टेक सम करेक्टिव मेजर्स, पीपल मूव टुवर्ड्स बिल बॉन्ड। इसमें हम लोग कहें तो सबसे बड़ा जो इशू है, मतलब जिसको सबसे फिक्र होती है वो बॉन्ड इशू करने वाले को होती है कि भाई किस हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। इफ नीडेड इशूअर कैन टेक सम करेक्टिव मेजर्स, मतलब अगर उसको लगता है कि भाई कोई दिक्कत परेशानी आ गई तो करेक्टिव मेजर्स भी ले सकता है। लेकिन पीपल क्या करते हैं, ज़्यादा लोग बिल बॉन्ड्स की तरफ मूव करते हैं। इसका हमने एग्जाम्पल भी दिया, अगर 100 रुपये का था और 108 का हो गया, 98 का था 108 का हो गया। इन अब ऑप्शन बी इज बेटर, इन ऑप्शन ए बॉन्ड यील्ड इज ₹8 बट इन ऑप्शन बी बॉन्ड यील्ड इज ₹10। मतलब जितनी ज़्यादा बॉन्ड यील्ड हमारी बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे पैसे भी बढ़ रहे हैं। इसके लिए हमने नीचे थोड़ा बताया कि पब्लिक डेट क्या होता है, कि इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो हमारा हो गया पब्लिक डेट। और हमने बताया कि बैंक नोट और करेंसी नोट में डिफरेंस भी क्या होते हैं। बैंक नोट क्या है, सिटीजन डिपॉजिट मनी एंड गेट डॉक्यूमेंट, जो लोगों ने पैसा जमा कराया उसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट ले गए, वो हमारे बैंक नोट। लेकिन करेंसी नोट क्या है, हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे जमा करा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के असली में कागज में पैसा है, जो हमारे रुपीज़ अवेलेबल है बाजार में, 500, 1000 के नोट, 2000 के नोट, वो सब हो गए हमारे करेंसी नोट्स। तो आगे हम लोग देखते हैं प्रिंटिंग मनी। अब पैसा प्रिंट कौन करता है, पैसा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंट करती है, सेंट्रल बैंक प्रिंट करते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक का प्रिंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कहेगी कि हाँ पैसे की जरूरत है, ये पैसे की रिक्वायरमेंट
पड़ रही है इस बिहाफ पे। और अगर हम लोग देखें कि मनी सप्लाई डबल हो गई, मतलब हमने 2,000 पैसे इशू कर दिया, तो महंगाई तो बढ़ चढ़ के हो जाएगी बाजार में। उसका कारण क्या है? लोगों का पैसा होगा, मार्केट में डिमांड होगी, लेकिन सप्लाई नहीं होगी। इफ मनी सप्लाई इज डबल्ड, इन्फ्लेशन विल बी डबल्ड, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, डिमांड भी है, लेकिन सप्लाई नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? महंगे में चीज़ ले लेंगे, तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। बिकॉज इट इंक्रीज डिमांड एंड सप्लाई, नॉट एबल टू मैच इट। मतलब हमें क्या करता है कि हमें इसको ध्यान रख के चलना है कि पैसा उतना ही हो मार्केट में, सर्कुलेशन में, कि जिससे हमारी डिमांड सप्लाई मैच होती रहे। अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो इस पर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि यूएसए केम अप विद फेडरल रिजर्व, इट इंश्योर्ड, मतलब यूएसए ने अपना एक फेडरल रिजर्व बना रखा है। उसके हिसाब से क्या गया कि अगर $1 प्रिंट होगा तो 88 ग्राम का गोल्ड भी डिपॉजिट होगा यूएस की ट्रेजरी में। तो मतलब अगर कल को सारा पैसा खराब हो जाए, किसी को कुछ भी हो जाए, तो उसके बिहाफ में उतना गोल्ड हमारे पास अवेलेबल हो। यानी कि अगर हम $1 प्रिंट करेंगे तो 80.88 ग्राम, 0.88 ग्राम गोल्ड भी अपने यूएस की ट्रेजरी में डिपॉजिट करेंगे। आरबीआई फॉलो इट बट लेटर नॉट फॉलो इट, मतलब आरबीआई पहले इसको फॉलो करता था, पर अब इसने फॉलो करना बंद कर दिया है। ठीक है, इसमें पहले क्या था कि अगर प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है 1935 के अंदर, अगर $100 का नोट प्रिंट हो रहा है तो आगे ₹40 का गोल्ड प्लस फॉरेक्स भी रिजर्व करके रखिए अपने पास। फिर मिनिमम कर दिया हमने, मिनिमम रिजर्व सिस्टम लिया 1956 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ? कीपिंग मिनिमम रिजर्व एट आरबीआई टू प्रिंट मनी। इसके अंदर हमने क्या किया? 115 करोड़ का अगर गोल्ड है तो हमारे पास 85 करोड़ का फॉरेक्स भी होना चाहिए। द आरबीआई प्रिंट मनी अगेंस्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई तभी पैसा प्रिंट करती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, मतलब कि जिसके बिहाफ पे ही पैसा आएगा। इसको हम लोग और तरीके से बोलूँ मैं तो क्या है कि भाई, जैसे क्या आप लोग जानते हैं वेनेजुएला, जिसके पास बहुत पैसा थे, उसने क्या किया? इतना सारा नोट प्रिंट कर दिए कि भाई करेंसी गिर गई, मतलब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई बाजार में, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू जीरो हो गई। इस तरह से हमें करेंसी इतनी भी इशू नहीं करनी कि मार्केट में प्रॉब्लम ही हो जाए, करेंसी इतनी कम भी नहीं रखनी ज़्यादा दिक्कत हो जाए। करेंसी इतनी ही होनी चाहिए मार्केट में सर्कुलेशन के अंदर कि जिससे हमारा डिमांड सप्लाई मैच होता रहे, मतलब मार्केट में सर्कुलेशन ऑफ मनी चलती रहे। इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या आ गया हमारा? मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। अब मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई फिर से वैसे ही है प्रिंटिंग मनी को लेके। मनी डिमांड क्या है? प्राइस के 3 फंक्शन है प्राइमरी: स्पेकुलेशन, ट्रांजैक्शनल और कंटीजेंसी और इमरजेंसी। बस स्पेकुलेशन मतलब चाहिए था, फिर क्या हुआ कि मनी डिमांड की जरूरत पड़ गई कि भाई कोई ट्रांजेक्शन करनी थी लेकिन पैसे की रिक्वायरमेंट थी तो थोड़ा छाप लिया पैसा, या इमरजेंसी में हमें कुछ फंड चाहिए था तो कुछ पैसे प्रिंट कर लिए, तो मनी डिमांड में हो गई कि मनी डिमांड हमें चाहिए थी तो हमें किन 3 कारणों से हम मनी छाप सकते हैं। मनी सप्लाई क्या है? करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक कैन बी हेल्ड एज पब्लिक कमर्शियल बैंक। इट इज कॉल्ड हाई पावर मनी, रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस्ड मनी। इसका मतलब क्या होगा कि जब पैसा जो सरकार ने क्रेडिट क्रिएशन के लिए इशू किया, मतलब थोड़ा सा मार्केट में काम चलता रहे, जैसे होता है पैसा कम होता है, लिक्विडिटी कम होगी मार्केट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल बैंक से क्या करते हैं कि कुछ पैसा रिलीज कर देते हैं बाजार में ताकि थोड़ा सा सर्कुलेशन बना रहे पैसों का। और फिर जैसे उनको लगता है कि सर्कुलेशन ठीक हो गया, पैसा ज़्यादा होने लग गया, तो वापस पैसा खींच लेते हैं। आरबीआई ने मनी सप्लाई को 4 कैटेगरी में बांटा है, जिसको हमने कहा है कि M1, M2, M3, M4 और M0। M1 क्या है? कैश और करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट पब्लिक विद आरबीआई। तो ये क्या हो गया हमारे M1, यानी नैरो मनी और मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। मतलब जो हमारी बाजार में पैसा अवेलेबल है या मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी में क्या अवेलेबल है? कैश और करेंसी पब्लिक, जो पैसा लोगों के पास है और पब्लिक के पास अवेलेबल है। डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास अवेलेबल है और अदर डिपॉजिट पब्लिक के पास अवेलेबल है विद आरबीआई। इसके अलावा हमारा M2 का हो गया M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, मतलब ये पैसा तो हो गया M1 का, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग जो हमारी हो गई वो हमारी M2। फिर हमारा M3 का, M3 हमारी मनी फिक्स डिपॉजिट, मतलब हमारा जो पैसा फिक्स डिपॉजिट तौर पर हमारे पास पड़ा है, जिसमें हमने M1 सारा पैसा पब्लिक का, बैंक का और दूसरा पैसा प्लस टाइम डिपॉजिट यानी FD RD वगैरह वगैरह, उसको हम लोग क्या करेंगे? हमारा M3 है, यानी कंसिडर एग्रीगेट मनी सप्लाई, मतलब इतना मनी सप्लाई हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में करने के लिए। चेंज ओनली व्हेन वेरी रेयरली, मतलब कभी कभी चेंज होता है रेयरली, व्हेन सम एक्चुअल
एडिशन इन द सिस्टम, मतलब जब कोई एक्चुअल एडिशन चाहिए सिस्टम के अंदर करने तो। M4 क्या है, हमारा जितना हमारा M1 यानी कैश ट्रांसफर पब्लिक और टाइम डिपॉजिट करना है, पोस्ट ऑफिस सेविंग को ऐड कर देंगे और उसमें जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर पैसा पड़ा है उसको हटा देंगे, तो हो गया हमारा M4। M0 क्या है, हमारा डायरेक्टली कंट्रोल करता है RBI, रिजर्व मनी, हाई पावर मनी विच इज इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक डिपॉजिट विद RBI अदर डिपॉजिट ऑफ RBI। मतलब इसके लिए तो हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें क्या है कि जो पैसा बैंक के पास है, RBI से सर्कुलेशन में पैसा है या जो डिपॉजिट RBI के पास पड़ा है वो उसमें आ गया। हमें थोड़ा नोट during 1960s the focus was largely on M3, but in 1977 on the recommendation of internal group of Sukhmay Chakravarti committee M1 M2 M3 was introduced। ठीक है, 1960 से पहले क्या था, सिर्फ M3 फोकस किया जाता था। ठीक है, पर 1997 में रिकमेंडेशन किसकी आई, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी की, जिसने कहा कि M1 M2 M3 को भी बनाया जाए M4 तक को। एसेट्स क्या होती है हमारी, रिजर्व प्लस लोन, लायबिलिटीज क्या हमारी डिपॉजिट, नेटवर्थ क्या है हमारी एसेट माइनस लायबिलिटीज। इसके अलावा हमारे क्या है, M1 M2 क्या हमारी नैरो मनी है, M3 M4 क्या हमारी ब्रॉड मनी है, M0 क्या है हमारी रिजर्व मनी रिमेन विद ओनर इटसेल्फ, मतलब वो पैसा जो ओनर्स के पास है, बैंक के पास है अपना। पोस्ट ऑफिस बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके, अकाउंट खुलवाए लोगों के, सेविंग, फिक्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, ओनर कौन है, पोस्ट ऑफिस बैंक की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये करते उधार नहीं देते, मतलब ये नहीं कि लोन वोन का डील नहीं करते पोस्ट ऑफिस, ये सिर्फ डिपॉजिट के अंदर डील करते हैं। सरकार को पैसा चाहिए था ना, अगर हम आज से काफी साल पहले की बात करें तो ना इतने बैंक अवेलेबल थे ना कुछ, सिर्फ लोगों को पता था तो वो एक था पोस्ट ऑफिस जिसके थ्रू सरकार को थोड़ा पैसा मिल जाता था जमा किया लोगों का, इस तरह से। इसका बात है मनी मल्टीप्लायर की। मनी मल्टीप्लायर मीन्स इंक्रीज इन क्रेडिट फॉर्मेशन, मतलब क्रेडिट को बाजार में इंक्रीज करना, पैसा जो है बाजार में उधारी को बढ़ाना, तो क्या हमारा मनी मल्टीप्लायर, मतलब पैसा है नहीं लेकिन फिर भी हमने उसको एक तरह वे में बढ़ा दिया बाजार में, सिर्फ कहते हैं बुक्स पैसा बढ़ गया लेकिन पैसा अभी है नहीं उतना। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ M3 अपॉन में M0 मीन्स इफ द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन प्रोपोर्शन टू द रिजर्व मनी इज इंक्रीजिंग इट विल हैव अ लॉट ऑफ मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर मनी सप्लाई प्रोपोर्शन में जो रिजर्व मनी की वो बढ़ रही है तो मैं क्या कहेंगे कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है। दिस मनी मल्टीप्लायर इज इफेक्टेड बाय टू फैक्टर्स, ये भी दो तरह से इफेक्ट करते हैं। पहला क्या है, रिजर्व मनी अगर कम हो रही है तो यानी मनी मल्टीप्लायर बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि बैंक हैबिट ऑफ पीपल बढ़ रहा है, अगर लोग बैंक को ज़्यादा पैसा जमा कराए तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ रहा है। और इसको मैं और तरीके देखो लिक्विडिटी बेस में क्या कहेंगे कि M1 बढ़ा है M2 से, M2 बढ़ा M3 से, M3 बढ़ा M4 से। और अगर ब्रॉड मनी कहेंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, M4 बढ़ा M3 से, M3 बढ़ा M2 से, M2 बढ़ा M1 से। तो ये हो गया हमारा मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, अगर देखें कि मनी मल्टीप्लायर को का मतलब है कि भाई पैसा बढ़ाना ही है सिर्फ बाजार में और कुछ नहीं करना। कि हमें अगर मनी सप्लाई में बढ़ानी है मार्केट में, हमें कुछ और देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, पैसे को बढ़ा देंगे, मनी को मल्टीप्लाई कर देंगे। और वो कैसे होगा कि हमने कुछ नए रिजर्व इंजेक्ट कर दिए या कुछ और तरह से पैसा बाजार में डाल दिया, तो ये हो गया हमारा मनी मल्टीप्लायर। हम आगे बढ़ के देखते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट बेरिंग और इंटरेस्ट इज गिवन। ये किसकी यूनिट है, IMF की, हर 5 साल में ये रिन्यू होते हैं। किसके उसमें मिलते हैं, एक्सचेंज SDR टू फ्रीली यूजेबल करेंसी। ठीक है, SDR हो गए हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR क्या है हमारे, इज डिटरमाइंड बाय मेंबर ऑफ कोटा इन IMF। अगर इसको और बताऊं तो SDR को SDR हमारे किसी की करेंसी नहीं है और इस पर IMF भी क्लेम नहीं करता। इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज। SDR क्या है कि हमारा जो पैसा है, मतलब कैसे कहें कि IMF के अंदर जो हमने फंड जमा कराया है वो क्या होता है कि हमारा कुछ कुछ करेंसीज का मेल जोल होता है। जैसे कि हम लोग कहें कि हमारा जो IMF में पैसा जमा है तो उसके अंदर क्या है, हमारी जो SDR की बास्केट है उसमें हम क्या करेंगे, कुछ डॉलर डालेंगे, कुछ यूरो डालेंगे, कुछ जापानीज येन डालेंगे, कुछ पाउंड स्टर्लिंग डालेंगे, कुछ चाइनीज रेमबनी डालेंगे।
ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हमें कल को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, हमारे पास हमने कुछ पैसा IMF के पास रखा हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, अगर हमको कल को कुछ पैसा जरूरत पड़ गई तो हम उनसे पैसा ले सकते हैं, अपना ही पैसा दोबारा ले सकते हैं। और अलग अलग कंट्रीज में क्यों है कि हमें जरूरत पड़ने अगर किसी करेंसी की रिक्वायरमेंट है तो हम ये पैसा भी निकाल सकते हैं, और इन सबकी एक अलग अलग रेशियो भी होती है। ठीक है, इसको कहें तो एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF इन 1969, एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसको IMF ने 1969 के अंदर बनाया था, एंड सप्लीमेंट एक्जिस्टिंग ऑफिशियल रिजर्व ऑफ द मेंबर कंट्रीज। ये मेंबर कंट्रीज के लिए ऑफिशियल अपना रिजर्व भी रखती है। इट इज नॉट अ फिजिकल करेंसी सच एज SDR कैन बी एक्सचेंज होल्डर फॉर फॉरेन करेंसी। ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, पर क्या होता है कि फॉरेन करेंसी के बिहाफ में उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे डॉलर चाहिए थे, किसी टाइम पे जरूरत थी, तो मैंने क्या किया, SDRs देके अपने उसके बाद किसी तरह की फॉरेन करेंसी उनसे ले ली। The value of SDR is based on the basket of key international currencies reviewed by IMF every 5 years। इसकी जो वैल्यू होती है बास्केट की, वो क्या होती है, की इंटरनेशनल करेंसी के ऊपर बेस होती है, जिसको IMF रिव्यू करता है हर 5 साल बाद। अब हम लोग देखते हैं RBI उसके फंक्शन, मतलब RBI कब बना, कैसे बना, RBI की जरूरत कब बनी और उसके लेके। अगर हम लोग देखें कि देश के आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश एरा में कोई खास बैंक अवेलेबल नहीं थे, जो बैंक्स थे भी वो ब्रिटिश के अपने ही बैंक थे जो लंदन में थे, पर इंडिया में इतने खास बैंक अवेलेबल नहीं थे। लेकिन 1926 में एक रॉयल कमीशन बनाया गया ऑन फाइनेंस के अंदर, जिसको हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, 1926 रॉयल कमीशन ऑन फाइनेंस आल्सो कॉल्ड एज हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ RBI। उन्होंने एक रिकमेंड करा कि भाई एक RBI फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होना चाहिए, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का रूल था। तो उन्होंने कहा भाई हमारे लिए एक रिजर्व बैंक जो इंडिया के अंदर अवेलेबल हो उसे बनाया जाए। तो 1934 के अंदर एक RBI एक्ट पास किया गया, जिसके थ्रू ये बैंक बना। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ बनाया गया, मुंबई के अंदर। उस समय इसके अंदर चालू करने के लिए इसकी पेड कैपिटल क्या रखी गई थी, 5 करोड़। मतलब 1935 के अंदर जब ये बैंक चालू हुआ पहली बार, तो 5 करोड़ पे इसकी पेड कैपिटल रखी गई। पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबर्न स्मिथ, जो इसके पहले गवर्नर बने। जब देश आजाद हो गया तो पहले गवर्नर कौन रहे, CD देशमुख, जिन्होंने रिकमेंड किया कि बैंक का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। तो जो अभी बैंक ब्रिटिश के अंडर में नहीं रहेगा देश आजाद होने के बाद, अब ये बैंक RBI के अंडर में आ जाएगा। 1948 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% ओनरशिप इसकी टेक कर ली, पूरा का पूरा बैंक उन्होंने अपने अंदर ले लिया। 1949 के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया कि अब बैंक तो ले लिया, पूरा ओनरशिप भी ले लिया, इसको रेगुलेट तो करना ही है। तो 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने गिव empowers RBI by giving controls on the various bank and financial institution, जिसने RBI को ये पावर दी कि वो और जो छोटे छोटे बैंक हैं उन सब के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को लेके, जैसे पहले बहुत सारे बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, जयपुर, बीकानेर और भी बहुत सारे, जो कि अब बाद में जैसे सब मर्ज करके SBI के अंदर में आ गए। इस तरह से अब हम लोग बात करते हैं कि फंक्शंस क्या है RBI की। RBI क्या करती है, बेसिकली करेंसी प्रिंट करती है, करेंसी प्रिंटिंग यानी RBI नोट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, कॉइन और 1 रुपए का नोट जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। इसके अलावा देखा जाए, सेंट्रल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी अगेंस्ट द इशू ऑफ नोट। सेंट्रल बैंक को क्या करना पड़ता है, कुछ गोल्ड और फॉरेन करेंसी को रखना पड़ता है जब भी वो कोई नोट इशू करती है। ये थोड़ा सा अब कम हो गया, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि अगर कल को करेंसी गिर जाए तो हमारे पास गोल्ड और फॉरेक्स अवेलेबल हो उसके बिहाफ पे। ठीक है, इसके अलावा मेंटेन फॉरेक्स प्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया हमारा। बैंकर टू बैंक यानी सब सारे बैंकों का बाप कौन है, RBI। एवरी बैंक हैज करंट अकाउंट विद RBI, मतलब जितने बैंक उसका अपना एक करंट अकाउंट का है RBI के पास, जिसमें अपना वो सारा पैसा स्टोर करके रखते हैं, जो एक्सेस पैसा बैंक के पास अवेलेबल होता है। बैंक टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में करंट अकाउंट कौन देखता है, RBI। अब स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट कहाँ होगा, RBI के पास होगा। ठीक है, सारी बैंक का होगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब कोई इंसान पैसा नहीं देगा किसी बैंक को तो पैसा कौन देगा उन्हें उधार पे, RBI। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, RBI गिव लोन टू द बैंक्स इफ दे आर एग्जॉस्टेड विद अदर सोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक इज सॉल्वेंट। मतलब अगर कोई पैसा नहीं दे पा रहा तो कौन देगा, RBI। इफ बैंक्स आर इंसॉल्वेंट नो लोन इज गिवन। ठीक है,
डज रिसर्च एनालिसिस, ठीक है। R&D कौन देखता है बैंक का? RBI, सारे बैंक्स का R&D करना है, कुछ करना है तो उसका कौन देखा? प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मतलब जो बैंक्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उन सबको देखना, उन सबको बताना, ये सब कौन देखेगा? RBI। है डेवलपमेंट के फंक्शन, मतलब बैंक्स की डेवलपमेंट, उनकी आगे बढ़ना, मतलब फंक्शंस ये वो फलाना चीजें, तो वो कौन देखेगा? RBI। एडवाइजरी फंक्शन टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड सेंसिटाइज पीपल इन फाइनेंशियल मैटर, अब गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि भाई पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, पैसा खराब तो नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान रखता है RBI। ड्राफ्टिंग प्लस मैनेजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को ड्राफ्ट करना, लगातार उसको मैनेज करना, वो कौन देखता है? RBI, ठीक है। अर्लियर फाइनेंशियल ईयर RBI वॉज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पहले RBI फाइनेंशियल ईयर कैसा था? 1 अप्रैल के 31 मार्च, लेकिन अब क्या हो गया नया फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई टू 30 जून। उसका कारण ये है कि अगर RBI अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च रखती थी तो क्या होता था कि जब बजट आता था तो उसका उन सारी रेगुलेशंस को लगाना, सारे बजट को मैनेज करना, स्कीम्स इंप्लीमेंट करना, पैसा देना लेना, उन सबका हिसाब रखने में बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना होता था। तो इसलिए क्या किया RBI अपने फाइनेंशियल ईयर ही आगे बढ़ा दिया 3 महीने, कि अब बजट आए, सारे स्कीम इंप्लीमेंट हो, ये वो ये जो भी काम करने हैं, पैसा देना है, लेना है, करना नहीं करना, उन सबका जब हिसाब बन के रेडी हो तो उसमें क्या होगा 3 महीने समय उनको एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये हो गया हमारा RBI का फंक्शन।